हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 12 फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज छठे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, तार को खींचकर लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर प्रभाव तथा कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, जो कि स्पेशली यहां पर जो है तार को खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा या इसमें क्या प्रतिशत अंतर आएगा, इस पर जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज होता क्या है? जैसे एक प्रतिरोध ये है, इसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, इस तरह से यह जो है एन प्रतिरोध जो है, हम पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, और इस तरह से इसको जोड़ते जाते हैं। तो ये R1, R2, R3, Rn-1 और Rn, जो लास्ट है वह Rn, ये प्रतिरोध हो गए। अब इसके सिरों पर भी विभवांतर लगा दिया जाता है। जब भी विभवांतर लगा दिया जाता है तो क्या होगा? इसमें जो धारा का प्रवाह है वह स्टार्ट हो जाता है, और यह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होते हुए, और यह R1, R2, R3, Rn, Rn-1 से होते हुए, और ये फिर वापस आता है। यानी इस तरह से धारा का प्रवाह इसमें होता रहता है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो धारा R1 में जा रही है वही R2 में जा रही है और वही R3 में। तो इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा गया है तो उसमें धारा का मान क्या होगा? समान होगा। जब धारा का मान समान होगा तो जो ये विभवांतर लगाया गया है भी बैटरी के टर्मिनल पर, तो इसमें क्या होगा कि यह विभवांतर इन प्रतिरोधों के सिरों पर ड्रॉप होगा। तो जैसे R1 के सिरे पर V1, R2 के सिरे पर V2, R3 के सिरे पर V3, इसी तरह से Rn-1- के सिरे पर Vn-1 और लास्ट Rn के सिरे पर Vn। तो इसमें आपने क्या देखा कि धारा का मान तो जो है समान है, लेकिन लगाया गया विभवांतर यह सभी प्रतिरोधों के सिरों पर बट जाता है। अर्थात श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा I का मान समान होगा, किंतु सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होंगे। तो जो भी आपने लगाया है बैटरी के टर्मिनल का, वह जो है सभी प्रतिरोधों के सिरों पर जो V1, V2, V3, Vn उसमें बट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि I समान है तो V बटेगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। अब ओम के नियम से क्या होता है? V इक्वल्स टू IR। तो पहले के लिए क्या होगा? V1 इक्वल्स टू IR1। क्यों? I का मान सब में समान है, इसलिए V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, और इसी तरह से लास्ट का हो जाएगा Vn इक्वल्स टू IRn। अब यह वैल्यू जो V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IRn हो गया। अब इसमें से I कॉमन ले लीजिए। जब I कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। अब इस I को लेफ्ट साइड भेज दीजिए तो ये बन जाएगा V अपॉन I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn। अब V अपॉन I क्या है? यह टोटल विभवांतर है और यह टोटल करंट है। तो इसका जो अनुपात होगा यह टोटल रेजिस्टेंस को भी बताएगा। इसका मतलब कि परिपथ में जितने भी प्रतिरोध हैं उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यह बताएगा। तो REQ से तात्पर्य क्या है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब तुल्य। तो R इक्विवेलेंट, या इसे RS भी लिखते हैं, S स्टैंड फॉर सीरीज, इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn, या
जनरलाइज फॉर्म में कह सकते हैं कि आर इक्वलेंट इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू आई इक्वल्स टू एन आर आई। अब यहाँ पे आई का मान 1 से लेकर के एन तक है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn ऐसे करके ये मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध हैं तो आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 हैं तो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 3 है, 4 हैं, तो जितने होंगे उसका सम हम कर लेंगे। अब है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में जैसे ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये Rn-1 है, ये Rn है, इनके प्रारंभिक सिरे एक जगह और दूसरे सिरे एक जगह, यानी इसके पहले सिरे A पर और दूसरे सिरे B पर जोड़ दिए गए। अब A B के बीच में एक बैटरी जोड़ेंगे। अब इस बैटरी का कुछ विभवांतर होगा, तो जो बैटरी का विभवांतर है या बैटरी के द्वारा जो सप्लाई दी जा रही है भी, यह सभी प्रतिरोधों के सिरों पर समान होगा। क्यों समान होगा? इसलिए कि ये सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनके सिरे पर जो विभवांतर होगा सबके सिरों पर बराबर होगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए पर है और इसका निगेटिव टर्मिनल बी पर है। तो इस परिपथ में ये जो धारा जा रही है बैटरी से वह आई जा रही है, लेकिन यह आप देख रहे हैं कि यह कई प्रतिरोध हैं, तो जो धारा है यह इसमें उनके क्षमता के अनुसार बट जाती है। तो जैसे I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 इस तरह से IN ये बट जाती है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि धारा का मान बट जाता है, यानी धारा बट जाती है लेकिन विभवांतर का मान समान होता है। तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर समान होगा, किंतु सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होगा। तो जो धारा I बैटरी द्वारा जा रही है यही सभी प्रतिरोधों में बट जाती है। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट IN। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा? V इक्वल्स टू IR होता है, तो I इक्वल्स टू V अपान R, V का मान समान है, तो I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2, इसी तरह से लास्ट IN बराबर V अपान RN। अब इस इक्वेशन में अगर हम इसे पुट कर दें तो I बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस डॉट 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 V अपान RN। अब यहां से हम V को कॉमन ले लें। जब V को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस डॉट 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 1 अपान RN। अब इस V को बाएं तरफ भेजते हैं। तो V को जब बाएं तरफ भेजेंगे तो इधर के जो इक्वेशन है वो आपका क्या बन जाएगा? अगर आप यहां से देखें तो I अपान V बनेगा, I अपान V, उसे हम लिख सकते हैं 1 अपान V अपान I और इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपान RN। अब देखिए V अपान I यहां पर क्या हुआ? पूरे परिपथ का ये बता रहा है, पूरे परिपथ का ये विभवांतर है और पूरे परिपथ की ये धारा है, तो यह पूरे परिपथ का प्रतिरोध बताएगा। तो इसे हम लिखेंगे REQ माने R इक्वलेंट। तो 1 अपान R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट डॉट 1 अपान RN। अब R इक्वलेंट को ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो RP भी लिखते हैं, तो इसे 1 अपान RP बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस डॉट डॉट 1 अपान RN भी लिख सकते हैं। या इसको अगर जनरलाइज कर दें तो 1 अपान RP इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 टू I इक्वल्स टू N और 1 अपान RI। तो I की वैल्यू अब यहां पे रखते जाएंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 ये जुड़ जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि दो प्रतिरोध हैं R1 और R2 जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो अब हमें बार बार जोड़ना पड़ेगा कि 1 अपान RP बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे उस समय हमें थोड़ा कैलकुलेशन भी तेज करना होता है, इसलिए हम इसे ऐसा करते हैं कि अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 अपान RP इक्वल्स टू
R1 प्लस R2 अपान R1 R2 या RP बराबर R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो नेट रिजल्टेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिला वह प्रोडक्ट अपान सम है। समांतर क्रम में दो प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध है वह दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल बटा प्रतिरोधों का योग, यानी प्रोडक्ट अपान सम। और इससे हम बहुत ही आसानी से दो प्रतिरोधों के लिए निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो प्रतिरोध 4-4 ओम के हैं, 4-4 ओम के दो प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हैं, तो हम लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 2/4, फिर यह आ जाएगा 1/2, फिर R रेसिप्रोकल करेंगे तो यह आ जाएगा 2। अब हम यहां पर सीधे क्या करेंगे, 4 इंटू 4 अपान 4 प्लस 4, तो 4 चौको 16 और 4-4 8, 8 दूना 16। डायरेक्ट इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट अपान सम का यूज करेंगे। इसी तरह से मान लेते हैं कि अगर तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 और ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उस केस में क्या बनेगा, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए यहां पर R1 R2 R3 है, तो इसका मतलब कि एलसीएम हो जाएगा R1 R2 R3। यहां पे R1 है तो इसका मतलब ऊपर आएगा R2 R3, ये वाला टर्म आएगा। यहां R2 है तो 1 और 3 वाला आएगा, ये टर्म आ जाएगा। ये 3 है तो 1-2 वाला टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से 1/RP इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 अपान R1 R2 R3, या इसे हम लिख सकते हैं RP इक्वल्स टू R1 R2 R3 अपान R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। तो ये जो है क्वेश्चन हो गया आपका 2 के लिए। अब यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की n गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि तार का द्रव्यमान नियत रहे। यह इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें माने जाते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से देखें। मान लेते हैं कि तार की प्रारंभिक लंबाई L1 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, मतलब तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। यदि तार की लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 हो जाता है। क्योंकि अगर किसी तार को अगर हम उसकी लंबाई बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तार की लंबाई बढ़ाने पर वह तार पतला होगा। जब तार पतला होगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि द्रव्यमान नियत रहता है। जब द्रव्यमान नियत रहता है तो आप ये कह सकते हैं कि आयतन गुणे घनत्व, प्रारंभिक आयतन गुणे घनत्व बराबर अंतिम आयतन गुणे घनत्व। तो A1 L1 ये आयतन हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लंबाई, आयतन गुणे घनत्व रो। इसी तरह से बाद वाला A2 L2 रो जो है दोनों तरफ से कट जाएगा, तो A1 L1 बराबर A2 L2। इससे जो है A1 अपान A2 बराबर L2 अपान L1, और L1 अपान L2 क्या है, n, क्योंकि L2 बराबर n L1 है। अब देखिए R1 बराबर होगा रो L1 अपान A1, R2 बराबर रो L2 अपान A2। अब अगर हम R2 अपान R1 करें और ये वैल्यू रखें तो रो L2 अपान A2 रो L1 अपान A1, रो से रो कट जाएगा, यहां से आ जाएगा L2 अपान A2 इंटू A1 अपान L1, ये उल्टा हो जाएगा। अब L1 और L2 को एक साथ रखेंगे तो L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2। अब L2 अपान L1 ऊपर से क्या था, n है, और A1 अपान A2 क्या है, n है, तो n इंटू n बराबर n स्क्वायर, यानी R2 अपान R1 बराबर n स्क्वायर, तो R2 बराबर n स्क्वायर R1, अर्थात नया जो प्रतिरोध होगा यह n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। यानी अगर हम तार की लंबाई को n गुना बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की n गुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने जो है ये निकाला कि तार की लंबाई को अगर n गुना बढ़ा देते हैं तो क्या होगा,
n गुना बढ़ाने से तार का नया प्रतिरोध मिल गया। तो तार की लंबाई को n गुना करने पर तार का नया प्रतिरोध r डैश बराबर n स्क्वायर r या R2 बराबर n स्क्वायर r था। तो जो प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि से क्या तात्पर्य है? नया प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध बटा प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। तो नया प्रतिरोध r डैश है, प्रारंभिक प्रतिरोध r है, तो r डैश माइनस r अपान r इंटू 100 ये मिलेगा। अब इसे ऐसा करते हैं कि r डैश अपान r को एक साथ माइनस r अपान r एक साथ, तो r अपान r जो है 1 हो गया, तो r डैश अपान r माइनस 1 इंटू 100 ये प्रतिशत वृद्धि मिल जाएगी। तो r डैश अपान r का मान यहां से अगर हम देखें तो ये n स्क्वायर होगा, तो ये मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो प्रतिशत वृद्धि अगर तार की लंबाई, जैसे कहा गया कि अगर तार की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 चौको 16, 16 में से 1 गया 15, 15% जो है बढ़ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% बढ़ा दिया गया तो 10 10 में ये 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो ये जो है 100 माइनस 1 और इंटू 100 करके परसेंट हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब जो है अगला क्वेश्चन है कि यदि तांबे के तार को खींचकर 1% बढ़ा दिया जाए तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है या परिवर्तन होगा? तो L डैश बराबर क्या होगा? तार की लंबाई L तो है, अब जब 1% बढ़ा देंगे तो L का 1% और बढ़ गया, तो जो तार की नई लंबाई है यह L डैश बराबर L प्लस L का 1%। तो L का 1% से क्या तात्पर्य? 1/100 L। अब एलसीएम ले लेंगे तो 100 L प्लस 1 L बटा 100 यानी 101/100 L। अब इसे भाग दे दें तो 1.01 L और L डैश अपान L की वैल्यू हो गई 1.01। अब देखिए तार का द्रव्यमान नियत होगा, जब तार का द्रव्यमान नियत होगा तो उसका आयतन क्या होगा? स्थिर होगा। तो AL बराबर A डैश L डैश। अब यहां से L डैश अपान L इक्वल्स टू A अपान A डैश बराबर 1.01। अब R डैश अपान R की जो वैल्यू है यह L डैश अपान L इंटू A अपान A डैश आ जाती है। तो L डैश अपान L का मान 1.01, A अपान A डैश का मान 1.01, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.0201। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि के लिए नया प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध बटा प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100, तो नया प्रतिरोध R डैश पुराना यानी प्रारंभिक R, तो R डैश माइनस R अपान R इंटू 100। अब R डैश अपान R माइनस 1 इंटू 100 जो करते हैं तो R डैश अपान R की जगह पर आ गया 1.0201 माइनस 1। अब इसमें से घटाएंगे तो 1 निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा 0.0201 इंटू 100। अब इसमें गुणा करेंगे तो जो दशमलव है या 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो 2.01%। एक धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% कमी की जाती है, माने तार को खींच दिया गया, जब तार को खींचा जाएगा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी और उसके त्रिज्या में कमी आएगी। तो तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो देखिए जो नई त्रिज्या है R डैश, यह क्या होगी? पहले से 1% कम की गई है तो R में से घट जाएगा, तो R माइनस 1/100 R, और इस तरह से हो गया ये 100 माइनस 1/100 R यानी 99/100 R। अब यहां से देखिए ये R डैश बराबर 99/100 R है, तो अगर R अपान R डैश करें तो 100/99 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.01। अब तार का द्रव्यमान नियत है, तो जब तार का द्रव्यमान नियत होगा तो AL बराबर A डैश L डैश, और यहां से A त्रिज्या के रूप में ले आना है, तो तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वह होगा पाई R स्क्वायर, क्योंकि अनुप्रस्थ काट उसका जो है वृत्ताकार होगा, तो पाई R स्क्वायर L और इधर पाई R डैश स्क्वायर L, दोनों तरफ पाई से पाई कट जाएगा। अब यहां पे आप लिख सकते हैं R स्क्वायर अपान
आर डैश स्क्वायर बराबर, ये यल इधर चला जाएगा तो एल डैश अपान एल। अब देखिए ऐसा इसलिए किया गया, यहां पे आर अपान आर डैश की वैल्यू पता है 1.01, तो एल डैश अपान एल की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहां से आर डैश अपान आर बराबर एल डैश अपान एल इंटू आर स्क्वायर अपान आर डैश स्क्वायर। अब देखिए एल डैश अपान एल के जगह पर जो मान मिला है वह भी मिला है आर स्क्वायर अपान आर डैश का स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर अपान आर डैश का स्क्वायर आया है 1.01 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.0201। अब प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि जो है आर डैश अपान आर माइनस 1 इंटू 100 है, तो आर डैश अपान आर का मान मिल गया 1.0201 माइनस 1 इंटू 100। अब यहां से 0.0201 इंटू 100 यानी 2.01, तो दशमलव के दूसरे स्थान तक अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो प्रतिरोध में 2% की वृद्धि होगी। यानी तार को पतला किया गया ना, जब तार को पतला किया गया तो पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। इसका मतलब हो गया कि जब उसकी त्रिज्या में कमी की जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो लंबाई कितनी हो गई, L से L का जो है 10% बढ़ जाएगा, तो L प्लस L का 10% यानी 10 अपान 100 L। यहां चाहें तो आप 0 से 0 काट सकते हैं, तो ये हो गया 110 बटा 100 L यानी 1.1 L। तो L डैश अपान L बराबर हो जाएगा 1.1। AL बराबर A डैश L डैश है, तो L डैश अपान L बराबर A अपान A डैश दैट इज 1.1। अब R डैश अपान R बराबर L डैश अपान L इंटू A अपान A डैश होता है, तो L डैश अपान L की जगह पे 1.1, A अपान A डैश की जगह पर 1.1, तो ये आ गया 1.21। अब R डैश अपान R का मान मिल गया हमें 1.21। तो प्रतिशत में जो वृद्धि है प्रतिरोध की जो है, यानी जो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि है R डैश अपान R माइनस 1 इंटू 100 होगा, तो ये 1.21 माइनस 1 इंटू 100। अब ये घटेगा तो 0.21 आएगा, जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा, अर्थात प्रतिरोध में 21% की वृद्धि होगी।